हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जंतु ऊतक और उसमें हम पढ़ रहे थे संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, जो कि 3 प्रकार का मैंने बताया था। ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। तो इसमें हम बात कर रहे थे बच्चों तीसरे प्रकार का संयोजी ऊतक, जिसका नाम था विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है बच्चों, मैंने समझा दिया था पिछली क्लास में कि ऐसा संयोजी ऊतक जिसकी आधात्री किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। जैसे पदार्थों के परिवहन के लिए आधात्री तरल और तंतु रहित हो जाती है, तो हमने इसको कहा संवहनीय संयोजी ऊतक। अंगों को सहारा सपोर्ट देने के लिए आधात्री कठोर हो जाती है, तो हमने कहा कंकाल संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम पढ़ रहे थे कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक और इस ऊतक की क्या विशेषता बताई थी मैंने आपको? ऐसा ऊतक जिसकी आधात्री सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए कैसी हो जाती है बच्चों? कठोर हो जाती है। सपोर्ट देने के लिए कठोर हो गई, और कठोर हुई क्यों, किस प्रकार से हुई? कैल्शियम सॉल्ट के कारण। इसके आधात्री में कैल्शियम के सॉल्ट जमा हो जाते हैं, इसलिए बच्चों आधात्री कठोर हो जाती है। 2 प्रकार का होता है ये कंकाल संयोजी ऊतक। एक तो हम बात कर रहे थे उपास्थि की, और दूसरा होता है बच्चों अस्थि। तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको उपास्थि का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। उपास्थि क्या है? कंकाल संयोजी ऊतक है, आधात्री कठोर होने के साथ साथ अनम्य होती है, संपीड़न रोधी होती है। 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बने होते हैं उपास्थि: तंतु, कोशिकाएं, आधात्री। तो सबसे पहले हम उपास्थि की संरचना पढ़ते हैं, उसके बाद इसका वर्गीकरण। तो 2 बिंदु हैं इसमें उपास्थि से संबंधित, संरचना और वर्गीकरण। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों उपास्थि की संरचना। उपास्थि की संरचना कैसी होती है उपास्थि? तो बच्चों अभी हमने कहा उपास्थि एक दृढ़ के साथ साथ लचीला ऊतक है, जिसमें कोशिकाएं, तंतु, आधात्री हैं। संरचना की बात करें तो उपास्थि के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसका नाम है पेरिकोन्ड्रियम। तो इसका जो बाह्य आवरण है उपास्थि का, संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाह्य आवरण की। इसका बाह्य आवरण कहलाता है बच्चों पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम उपास्थि का बाहरी आवरण, जो बना होता है श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से, लेकिन वास्तव में सघन अनियमित से। अभी पिछली क्लास में हमने बात करी थी। तो पेरिकोन्ड्रियम का ऊतक कौन सा है बच्चों? इसका ऊतक है श्वेत सघन अनियमित संयोजी ऊतक, इससे बनी होती है। श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक है, पर वास्तव में कौन सा है? सघन अनियमित होता है। तो ये पेरिकोन्ड्रियम है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिकोन्ड्रियम में रक्त संचरण पाया जाता है। उपास्थि की पेरिकोन्ड्रियम में रक्त संचरण उपस्थित होता है। क्यों हमने बात करी रक्त संचरण की? क्योंकि बच्चों इसकी मैट्रिक्स में रक्त संचरण नहीं पाया जाता, इसलिए मैंने कहा कि इसके आवरण में रक्त संचरण पाया जाता है। तो उपास्थि की जो मैट्रिक्स आधात्री होती है बच्चों, इसमें रक्त संचरण नहीं पाया जाता है।
तो उपास्थि की केवल बाहर की जो परिधि है, जो बाहरी आवरण है, उसी में रक्त संचरण होता है, आधात्री में रक्त संचरण नहीं होता। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसकी जो मुख्य कोशिकाएं हैं आधात्री की, वो होती हैं कॉन्ड्रोसाइट। मुख्य कोशिकाएं आधात्री की कॉन्ड्रोसाइट होती हैं, और हम बात कर चुके हैं कॉन्ड्रोसाइट गर्तिकाओं मतलब लैक्यूना में स्थित रहती हैं। मुख्य कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट हैं जो गर्तिका या लैक्यूना में स्थित रहती हैं। और आधात्री की प्रकृति की हम बात ही कर चुके थे पिछली क्लास में, वापस रिपीट कर देता हूं। इसकी आधात्री बच्चों कठोर होती है, रिजिड, अनम्य होती है, प्लीएबल, और साथ में होती है संपीड़न रोधी, रेजिस्ट टू कंप्रेशन। संपीड़ित नहीं कर सकते हम उपास्थि को, दबाकर चिपका नहीं सकते हैं। हम जैसे दबाएंगे तो उपास्थि दबेगी नहीं, क्योंकि वो संपीड़न रोधी होती है। तो ये इसकी संरचना के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन पॉइंट के आधार पर हम उपास्थि का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो संरचना हमें चित्र से पढ़नी होती है। वास्तव में संरचना का मतलब ही चित्र होता है, थ्योरी तो उस चित्र में अपने आप ही शामिल हो जाती है। तो संरचना सदैव चित्र से ही ध्यान रखनी चाहिए। तो उपास्थि का एक ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं बच्चों हम। सबसे पहले उपास्थि का सबसे बाहरी आवरण बनाते हैं हम। छोटा सा टुकड़ा मैं बना रहा हूं बच्चों उपास्थि का। ये उपास्थि का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, और इसमें मैंने सबसे बाहरी आवरण ये बना दिया है, जिसको हम नाम देंगे पेरिकोन्ड्रियम। क्लियर है? और इस पेरिकोन्ड्रियम के अंदर परिधि की तरफ कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है। वास्तव में ये कोशिकाएं उपास्थि को बनाने वाली कोशिकाएं हैं, जिनका नाम है कॉन्ड्रोप्लास्ट। तो डायग्राम में सबसे बाहरी जो आवरण मैंने बनाया है, ये तो क्या हो गया, पेरिकोन्ड्रियम, उपास्थि का सबसे बाहरी आवरण, जो श्वेत तंतुमय सघन अनियमित से बना होता है। और इसके अंदर की तरफ कोशिकाओं की एक परत होती है। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोप्लास्ट, जो परिधि की तरफ पाई जाती हैं। पूरे मैट्रिक्स के अंदर रिक्तिका सदृश अवकाश बने रहते हैं, जिनको हम नाम देते हैं गर्तिका, लैक्यूना। इस प्रकार से ये रिक्तिका सदृश अवकाश हैं बच्चों, जो पूरे मैट्रिक्स में बने रहते हैं। इनको हम नाम देते हैं गर्तिका, लैक्यूना। लैक्यूना, गर्तिका। और इन गर्तिकाओं के अंदर बच्चों उपास्थि की मुख्य कोशिकाएं, जो संरचनात्मक कोशिकाएं हैं, वो स्थित रहती हैं, जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। ये गर्तिकाएं हैं, और गर्तिकाओं के अंदर उपास्थि की मुख्य कोशिकाएं स्थित रहती हैं, जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। अब देखो, मैंने बताया इसकी परिधि बना दी, आवरण, अंदर लैक्यूना गर्तिका बना दी, गर्तिका में कोशिकाएं बना दी। अब और क्या होगा उपास्थि में? अब बच्चों इसमें होता है फाइबर, तंतु और आधात्री। तो इसमें कोलेजन तंतु अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं बच्चों। इस प्रकार से कोलेजन तंतुओं के बंडल होते हैं। इलास्टिक तंतु भी होते हैं, बट कोलेजन तंतु भी होते हैं बच्चों।
इस प्रकार से कोलेजन तंतु होते हैं और साथ में कोशिकाओं और कोलेजन तंतुओं के बीच में ये वाली सब आधात्री भरी रहती है। हम लेबलिंग कर दें बच्चों, ये तो है कोलेजन फाइबर, कोलेजन तंतु, और जो खालिस्तान है इनके बीच बीच में जो गैप है उसमें भरी रहती है आधात्री मैट्रिक्स। ये है बच्चों टीएस ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का अनुप्रस्थ काट। तो एक प्रारूपिक उपास्थि इस प्रकार की होती है जिसमें परिधि पर उपास्थि के चारों तरफ जो भी आवरण है उसका नाम पेरिकॉन्ड्रियम, जो श्वेत तंतु में संयोजक सघन अनियमित से बनी होती है और इसमें रक्त संचरण पाया जाता है। इसलिए इसकी परिधि पर जो कोशिकाएं हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट जीवित कोशिकाएं हैं। अंदर की तरफ आधात्री है, उस आधात्री में कोलेजन तंतु और कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं हैं। कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं गर्तिकाओं के अंदर हैं। ये गर्तिका कॉन्ड्रोसाइट को सुरक्षा देती हैं आधात्री से, क्योंकि मृत आधात्री होती है उपास्थि की, क्योंकि उपास्थि की आधात्री में रक्त संचरण नहीं पाया जाता है। तो ये तो है बच्चों एक प्रारूपिक उपास्थि की संरचना। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम पढ़ेंगे उपास्थि का वर्गीकरण, उपास्थि के प्रकार। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों उपास्थि, कार्टिलेज। संरचना हमने पढ़ ली है, घटक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं उपास्थि के प्रकार। तो बच्चों उपास्थियां 4 प्रकार की होती हैं। जो कार्टिलेज होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से नाम हैं उनके? जैसे एक है बच्चों काचाब उपास्थि, दूसरी होती है बच्चों जैसे प्रत्यास्थ उपास्थि, तीसरी होती है बच्चों रेशेदार उपास्थि, और चौथी होती है कैल्सीकृत उपास्थि। किस आधार पर उपास्थियों को वर्गीकृत किया जाता है? तो बच्चों उपास्थि के आधात्री की प्रकृति के आधार पर, कि उपास्थि की आधात्री वैसे तो कठोर और लचीली है, लेकिन उसके साथ साथ आधात्री कई रूपांतरण प्रदर्शित करती है। आधात्री कांच के जैसे स्वच्छ हो सकती है, आधात्री में धागे ज़्यादा हो सकते हैं, तंतु, आधात्री में कैल्शियम लवण ज़्यादा हो सकते हैं। तो आधात्री में कौन सा घटक कितनी मात्रा में है, आधात्री की भौतिक प्रकृति कैसी है, इस आधार पर उपास्थि को हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो हमारे शरीर में 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं बच्चों। कौन कौन सी? काचाब उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि, रेशेदार उपास्थि और कैल्सीकृत उपास्थि। 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों। आखिर इनमें पढ़ना क्या है? हमें मेन इनमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं कि कौन सी उपास्थि का क्या गुण होता है और वह हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। बस ये पढ़ना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग काचाब उपास्थि। काचाब उपास्थि, हाइलाइन कार्टिलेज। काचाब उपास्थि, हाइलाइन कार्टिलेज। सबसे पहले तो आप इसके लक्षण की बात करें कि इसको क्यों कहते हैं काचाब उपास्थि, इसका नाम क्यों पड़ा। मैंने बता दिया इन सबको अलग अलग वर्गीकृत करने का आधार है आधात्री मैट्रिक्स की प्रकृति। तो हम सब में मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसकी मैट्रिक्स अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। तो कैसी है इसकी मैट्रिक्स, किसे कहेंगे काचाब उपास्थि? तो ऐसी उपास्थि बच्चों जिसकी मैट्रिक्स, हिंदी में आधात्री बोलेंगे, मैट्रिक्स
कांच के समान स्वच्छ कोमा पारदर्शी एवं नीले रंग की होती है। ऐसी उपास्थि को हम बोलते हैं बच्चों काचाभ उपास्थि। काचाभ कांच के जैसी स्वच्छ उपास्थि की आधात्री होगी। उपास्थि अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी नहीं कहेंगे बच्चों हम, ज्यादा सही शब्द जो है वो अर्ध पारदर्शी है। नीले रंग के साथ साथ कैसी होती है? अर्ध पारदर्शी। तो ये ज्यादा सही शब्द है। ऐसे लक्षण जिस उपास्थि के होते हैं वो होती है काचाभ उपास्थि। अब क्यों हुए ये लक्षण? इसका कारण है कोलेजन तंतुओं की न्यूनता। ऐसी आधात्री क्यों हुई इसकी? ऐसी आधात्री होने का कारण क्या है बच्चों? कोलेजन तंतुओं की न्यूनता। इस प्रकार की उपास्थि में कोलेजन तंतु अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, इसलिए बच्चों इसकी उपास्थि कांच के समान स्वच्छ नीले रंग की और अर्धपारदर्शी हो जाती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट बच्चों, ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली उपास्थि है। वैसे तो चारों ही होती है हमारे शरीर में। शुरू में मैंने आपको बताया था कि उपास्थियां वयस्क में तो सीमित भागों में होती हैं, मेनली तो भ्रूण अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन उन सीमित भागों में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है? काचाभ उपास्थि। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, सभी उदाहरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल, इसका जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों वो है ट्रेकिया एवं ब्रोंकाई के सी आकृति के छल्ले। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई, हमारे श्वसन पथ का भाग है ट्रेकिया और ब्रोंकाई, उनमें सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई को खाली रहने पर पिचकने से रोकते हैं। तो वो जो सी आकृति के छल्ले होते हैं वो काचाभ उपास्थि से बने होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों पसलियों का उरोस्थि से जुड़ने वाला सिरा। देखो बच्चों, पसलियां जो हैं वो इस प्रकार से धनुष आकृति की होती हैं, ऐसी होती हैं पसलियां, रिब्स, जिसका एक सिरा पीछे कशेरुकदंड से जुड़ता है और दूसरा सिरा आगे उरोस्थि से जुड़ता है। तो पसली का उरोस्थि से जुड़ने वाला सिरा, छोटा सा हिस्सा, ये उपास्थि का बना है, बाकी पूरी पसली जो है वो अस्थि से बनी होती है। तो पसलियों का उरोस्थि बोन का नाम है। इस उरोस्थि से जुड़ने वाला जो सिरा होता है वो सिरा भी काचाभ उपास्थि से बना होता है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों इसका स्वर यंत्र की उपास्थियां। अगला एग्जाम्पल है स्वर यंत्र की उपास्थियां। हमारे गले में स्वर यंत्र है लैरिंग्स, और वह उपास्थियों से बना है। कौन कौन सी उपास्थियों से बना है? जैसे थायराइड उपास्थि,
क्रिकोइड उपास्थि और नेक्स्ट होती हैं एरिटिनोइड उपास्थि। थायराइड, क्रिकोइड और एरिटिनोइड, ये तीनों प्रकार की जो उपास्थियां हमारे स्वरयंत्र में पाई जाती हैं, ये तीनों उपास्थियां कौन सी उपास्थियां हैं? काचाब उपास्थि। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम। नासापट्ट का अग्रभाग। नासापट्ट, हमारे नासा कक्ष में दोनों नासा कक्षों को अलग अलग करने के लिए बीच में एक दीवार होती है, भित्ति, जिसको बोलते हैं नासापट्ट। उस नासापट्ट का आगे का भाग जो अग्रभाग है वो काचाब उपास्थि से बना होता है। और लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों इसका, वो है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, पहली बात तो ये होती क्या है तो एक उपास्थि। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बच्चों लंबी अस्थियों के सिरों पर, जैसे रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस बोन है, फीमर बोन है। तो लंबी अस्थियों के सिरों पर स्थित उपास्थि जो कि जोड़ बनाने में भाग लेती है, संधि बनाने में भाग लेती है। दो अस्थियां इस प्रकार से सिरों के द्वारा जुड़कर जोड़ बनाती हैं। तो इन दोनों लंबी अस्थियों के सिरे जो हैं वो बोन अस्थि नहीं होते हैं, वो उपास्थि होते हैं। कौन सी उपास्थि? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ताकि जोड़ में घर्षण कम हो। क्योंकि बच्चों अस्थियां ज़्यादा कठोर होती हैं और उपास्थियां तुलनात्मक कम कठोर होती हैं। तो जोड़ को घर्षण से बचाने के लिए लंबी अस्थियों के सिरों पर उपास्थि की प्लेट पाई जाती है, जिसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। और टेक्निकली ये कौन सी कार्टिलेज है? ये है बच्चों काचाब उपास्थि। तो ये था बच्चों उपास्थि का पहला प्रकार, काचाब उपास्थि। क्यों नाम दिया हमने? ऐसी उपास्थि जिसमें कोलेजन तंतुओं की कमी के कारण इसकी आधात्री कांच के समान स्वच्छ, अर्धपारदर्शी और नीले रंग की हो जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि है जैसे ट्रेकिया ब्रोंकाइकेसी आकृति के छल्ले, पसलियों का और उस्तिस जुड़ने वाला भाग, स्वरयंत्र की उपास्थियां, नासापट्ट का अग्रभाग और आर्टिकुलर कार्टिलेज। कंप्लीट है बच्चों पहली काचाब उपास्थि। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से कि उपास्थियां हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं और कौन कौन सी उपास्थियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों दूसरी उपास्थि की। और दूसरी उपास्थि का हमने नाम लिख रखा है बच्चों प्रत्यास्थ उपास्थि। नंबर 2 प्रत्यास्थ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज। प्रत्यास्थ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज। क्या विशेषता होगी बच्चों? जैसा कि इसका नाम है, ये ऐसी उपास्थि है जिसमें प्रत्यास्थ तंतु, इलास्टिन फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए शरीर की सबसे ज़्यादा लचीली उपास्थि है ये। तो विशेषता क्या होगी कि इलास्टिन तंतु, इलास्टिक लिखेंगे, इलास्टिक तंतु सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित,
सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित। इस कारण सर्वाधिक प्रत्यास्थ उपास्थि होती है। क्लियर है बच्चों? इसका नाम ही प्रत्यास्थ उपास्थि है। लचीली उपास्थि भी कह सकते हैं ये, प्रत्यास्थ या लचीली। क्यों कहा हमने प्रत्यास्थ या लचीली? क्योंकि इसमें इलास्टिक तंतु सर्वाधिक मात्रा में है, इस कारण से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ उपास्थि होती है ये। तो ये इसके थ्योरी हो गई। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कहाँ पाई जाती है। तो 2-3 एग्जाम्पल है इसके जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है बच्चों कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना भी कह सकते हैं हम। ईयर पिन्ना क्या होते हैं? स्तनधारियों में बाह्य कर्ण का एक भाग कर्ण पल्लव केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, जो इस प्रकार की उपास्थि से बना होता है। एक एग्जाम्पल है बच्चों इसका यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन डक्ट। ये यूस्टेचियन डक्ट भी बच्चों प्रत्यास्थ उपास्थि से बनी होती है। कहाँ पाई जाती है यूस्टेचियन डक्ट? ये बच्चों हमारे मध्य कर्ण गुहा को ग्रसनी से जोड़ती है। हमारे दोनों ओर के मध्य कर्ण होते हैं, उन मध्य कर्ण को ग्रसनी से जोड़ने वाली नलिकाकार संरचना का नाम है यूस्टेचियन डक्ट। और ये यूस्टेचियन डक्ट बनी होती है प्रत्यास्थ उपास्थि से। क्लियर है बच्चों? एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं इसका, वो है टिप ऑफ नोज, नाक की नोक। नाक की नोक, टिप ऑफ नोज, जो नेजल टिप जिसको बोल सकते हैं। तो ये भी बच्चों प्रत्यास्थ उपास्थि से बनी होती है। तो ये हो गई दूसरे नंबर की उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम तीसरी उपास्थि, जिसका नाम है रेशेदार उपास्थि। नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों, रेशेदार उपास्थि। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, रेशेदार उपास्थि। क्या विशेषता होती है बच्चों रेशेदार उपास्थि की? कि इस उपास्थि में कोलेजन तंतु ज्यादा है। प्रत्यास्थ में तो इलास्टिक तंतु ज्यादा थे, इसमें कोलेजन तंतु ज्यादा है। हम जानते हैं कोलेजन तंतु कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, इसलिए शरीर की सबसे कठोर उपास्थि है, सबसे मजबूत उपास्थि है ये, दृढ़ उपास्थि है ये। तो विशेषता क्या होगी फाइब्रस उपास्थि की? इसमें कोलेजन तंतु अधिकतम होते हैं, और कोलेजन तंतु अधिकतम होने के कारण बच्चों ये शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि होती है। हमारे शरीर में अगर हम मजबूती के आधार पर उपास्थि की बात करें तो सबसे मजबूत उपास्थि होती है फाइब्रस कार्टिलेज, रेशेदार उपास्थि। ऐसी उपास्थि जिसमें कोलेजन तंतु अधिकतम होते हैं, इस कारण से शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि होती है। इसकी एक और विशेषता है बच्चों, ये उपास्थि सदैव दो अस्थियों के बीच में रहती है, इसलिए इसमें पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होता है। ये और विशेषता है बच्चों। इसमें जो बाहरी आवरण होना चाहिए उपास्थि के बाहर, वो इसमें नहीं पाया जाता। तो इस उपास्थि में पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होती है।
इस प्रकार की उपस्थिति में बच्चों पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि यह सदैव दो अस्थियों के मध्य स्थित रहती है। सदैव दो अस्थियों के मध्य स्थित रहती है बच्चों, इसलिए इस प्रकार की उपस्थिति में जो है पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होती है। तो पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होती है क्योंकि ये दो अस्थियों के बीच में है, अर्थात ये दो अस्थियों को जोड़ने का काम करती है, और जब इसको जोड़ना होगा तो फिर बाहरी आवरण हटा दिया जाता है, अदरवाइज ये जोड़ नहीं पाएगी। तो ये बच्चों रेशेदार उपस्थिति है। इसके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम्पल हैं और दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। इसका पहला एग्जाम्पल तो है बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस। हिंदी में हम कह सकते हैं जघन संधान। प्यूबिक सिम्फाइसिस, जघन संधान। देखो कहीं नाम सुना हुआ लग रहा है कि आपको, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जघन संधान। बच्चों ये श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को जोड़ने वाली उपस्थिति है। हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र में श्रोणि मेखला, जो श्रोणि क्षेत्र का कंकाल बनाता है, उस श्रोणि मेखला में एक जैसे दो अर्धांश, दो आधे आधे भाग होते हैं, उन दोनों अर्धांशों को जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं जघन संधान। तो वास्तव में श्रोणि मेखला के अर्धांशों को जोड़ती है। तो इस जोड़ का नाम प्यूबिक सिम्फाइसिस है और ये जोड़ बना होता है रेशेदार उपस्थिति से। तो क्या है बच्चों जघन संधान? श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को जोड़ने वाली उपस्थिति। श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को जोड़ने वाली उपस्थिति कहलाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जघन संधान, जो बनी होती है रेशेदार उपस्थिति से। और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। हिंदी में कह सकते हैं अंतःकशेरुक बिंब। अंतःकशेरुक बिंब, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है बच्चों? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये पाई जाती है दो कशेरुकाओं के बीच में। हमारा कशेरुक दंड इस प्रकार से बच्चों, कशेरुक दंड लंबी अस्थियों से मिलकर एक लंबी छड़ के समान संरचना, यहां मैं रफली बना देता हूं। रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड इस प्रकार से छोटी छोटी रिंग के समान अस्थियों के जुड़ने से बनता है। कंकाल तंत्र में इसको पढ़ेंगे। तो कशेरुक दंड में ऐसी रिंग के समान छोटी छोटी अस्थियां हैं जिनको बोलते हैं कशेरुकाएं, वर्टिब्री, जो कि बोन है, अस्थि है। इन दो समीपस्थ कशेरुकाओं के बीच में इस प्रकार की एक वाशर या पैड के समान गद्दी पाई जाती है और इसी वाशर का नाम है बच्चों इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो मैंने रेड मार्कर से यहाँ ड्रॉ की है, इसी का नाम है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कशेरुक दंड की दो कशेरुकाओं के बीच में एक वाशर के समान डिस्क होती है जो कशेरुकाओं को घर्षण से बचाती है। चलते समय, दौड़ते समय, कूदते समय, झुकते समय, ये इन दोनों कशेरुकाओं को घर्षण से बचाने की डिस्क है। वास्तव में ये दोनों कशेरुकाओं को जोड़ रही है। तो यहाँ पर भी दो अस्थियों के बीच में है इंटरवर्टिब्रल डिस्क,
और प्यूबिक सिम्फाइसिस भी श्रोणि मेखला के दो अस्थियों के बीच में है। तो ये रेशेदार उपास्थि जो है बच्चों दो अस्थियों के बीच में होती है, इस कारण से इसमें पेरिकोन्ड्रियम अनुपस्थित होती है। और चूंकि कोलेजन तंतु प्रचुरता में पाए जाते हैं इसलिए शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि होती है। तो ये हो गया बच्चों तीसरी प्रकार की उपास्थि जिसका नाम है रेशेदार उपास्थि। इसके बाद बच्चों हम लास्ट उपास्थि पढ़ेंगे और वो है कैल्सीकृत उपास्थि। ओके बच्चों, लास्ट प्रकार है हमारा उपास्थि का बच्चों, वो है कैल्सीकृत उपास्थि नंबर 4। कैल्सीकृत उपास्थि, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कैल्सीफाइड कार्टिलेज। क्या संरचना होती है और इसका नाम ये क्यों पड़ा है? तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये जो उपास्थि है ये काचाब का ही रूपांतरण है, अलग से कोई उपास्थि नहीं है बच्चों। ये काचाब उपास्थि का रूपांतरण होती है, मतलब काचाब उपास्थि के मॉडिफिकेशन से इसका निर्माण हुआ है। तो फिर हमने इसको कैल्सीकृत नाम क्यों दिया? क्योंकि बच्चों इसकी मैट्रिक्स में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम लवण जमा हो जाते हैं। मैट्रिक्स में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया कैल्सीकृत उपास्थि। और कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाने के कारण ये इस कारण यह अत्यधिक कठोर उपास्थि होती है। कठोर शब्द मैंने यहां पर काम में लिया है। जो रेशेदार की बात करी थी मैंने आपको बताया था मजबूत, सबसे मजबूत उपास्थि रेशेदार है और इसके लिए मैंने शब्द काम में लिया कठोर। अस्थि जैसी कठोर, जैसे हड्डियां स्ट्रॉन्ग हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, वैसे ये वाली उपास्थि भी कठोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी मैट्रिक्स में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाते हैं। ये काचाब का ही रूपांतरण है। अब कहाँ पर पाई जाती है उपास्थि? एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। ये मानव में बहुत ही सीमित भागों में होती हैं, जैसे मनुष्य में इसका एक एग्जाम्पल तो है हेड ऑफ फीमर बोन, जो हमारे जांग की अस्थि है फीमर, उसका जो सिर वाला भाग है, हेड वाला भाग, स्केलेटन में पढ़ेंगे, वो इस प्रकार की उपास्थि से बना है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों हेड ऑफ यूमरस बोन, हमारे ऊपरी बाहु भाग की अस्थि है यूमरस अस्थि, उसका हेड भी इस प्रकार की बोन से बना होता है। तो मानव में तो दो जगह ही है ये कैल्सीकृत उपास्थि। कौन कौन सी जगह? फीमर और यूमरस का हेड बनाती है ये। इसके अलावा बच्चों एक एग्जाम्पल हम फ्रॉग का भी लिख सकते हैं, मेंढक में। ये तो मानव के लिए हैं दोनों एग्जाम्पल तो। ह्यूमन
एक एग्जाम्पल हम फ्रॉग का लिखेंगे, मेंढक का। फ्रॉग में श्रोणी मेखला की प्यूबिस, फ्रॉग में श्रोणी मेखला की प्यूबिस। देखो बच्चों, श्रोणी मेखला क्या है? श्रोणी क्षेत्र का कंकाल है। अभी मैंने आपको बताया था एक समान दो अर्धांशों से मिलकर बनी होती है, एक आधा भाग दूसरा आधा भाग, और दोनों आधो भागों को जोड़ता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। श्रोणी मेखला का प्रत्येक आधा भाग तीन तीन अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिनके नाम है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। मानव में ये तीनों अस्थियां, मानव में जो तीनों संरचनाएं हैं वो अस्थि हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जो एक अर्धांश में है, ये तीनों के तीनों बोन हैं। पर फ्रॉग में, मेंढक में श्रोणी मेखला का प्यूबिस वाला भाग उपास्थि है। कौन सी? कैल्सिफाइड उपास्थि, और बाकी जो दो हैं वो बोन है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल इसके कैल्सीकृत उपास्थि के। इसके साथ ही बच्चों उपास्थि के प्रकार जो है वो फिनिश हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज की क्लास में हमने पढ़ा है उपास्थि की संरचना और प्रकार। संरचना के लिए हमने अलग से चित्र बनाया था उपास्थि का, और उपास्थि की आधात्री की प्रकृति के आधार पर उपास्थियां चार प्रकार की बताई हैं बच्चों मैंने। काचाप उपास्थि, जिसकी आधात्री कांच के समान स्वच्छ होती है, अर्धपारदर्शी होती है, नीले रंग की होती है क्योंकि इसमें कोलेजन तंतु कम होते हैं। एग्जाम्पल सारे मैंने समझा दिए। प्रत्यास्थ उपास्थि, इसका नाम ही प्रत्यास्थ है क्योंकि इसमें प्रत्यास्थ तंतु ज्यादा होते हैं। रेशेदार उपास्थि, कोलेजन तंतु ज्यादा है, सबसे मजबूत उपास्थि है। कैल्सीकृत उपास्थि, इसकी आधात्री में कैल्शियम सॉल्ट जमा हो जाते हैं, इसलिए अत्यधिक कठोर उपास्थि है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके साथ ही बच्चों विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में कंकाल संयोजी ऊतक का पहला भाग उपास्थि कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम बोन अस्थि पढ़ेंगे।